नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप की कुछ हालिया बातें और हरकतें देखकर सवाल उठता है कि क्या वो बस अजीब बातें कर रहे हैं या फिर उनके इस बर्ताव के पीछे कोई बहुत गहरी सोची समझी रणनीति छिपी हुई है। देखिए, हाल की कुछ घटनाओं ने ना सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। चलिए एक उदाहरण से ही शुरू करते हैं। जब उनसे दुनिया के एक बहुत ही ज़रूरी समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने मजाक में कह दिया, स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। अब ये एक ऐसा पल था जिसने सबको एकदम से हैरान कर दिया। और सच कहूं तो ये तो बस एक शुरुआत थी। तो सवाल यही है, क्या ये सब सिर्फ एक गड़बड़ झाला है, कोई केओस है, या इस पागलपन के पीछे भी कोई छिपी हुई योजना काम कर रही है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज खोजने जा रहे हैं। ये सब कुछ हुआ फ्लोरिडा में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स भविष्य की इकोनॉमी पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन वो जगह बहुत जल्द ट्रंप के सबसे अजीब बयानों का मंच बन गई। जरा सोचिए, एक ही भाषण में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वो सेक्स के बारे में सवाल पूछें, फिर कहने लगे कि उन्हें तो हारने वालों के साथ रहना ज्यादा पसंद है। उन्होंने क्यूबा पर एक्शन लेने का इशारा किया और फिर तुरंत पलटकर बोले, अरे छोड़ो, भूल जाओ इस बात को। और तो और उन्होंने अपने ही साथियों का, अपने सहयोगियों का मजाक उड़ाया। मतलब एक तरह से अराजकता का बवंडर था वो। लेकिन इन बयानों का असर सिर्फ उस कमरे में मौजूद लोगों पर ही नहीं पड़ा। इसका असर, इसकी गूंज पूरी दुनिया में महसूस की गई, जिससे दोस्त और दुश्मन दोनों के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। सऊदी अरब का ही केस ले लीजिए। कुछ ही समय पहले उन्होंने ट्रंप का कितना भव्य स्वागत किया था, लेकिन अब ट्रंप सबके सामने सऊदी क्राउन प्रिंस का मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि अरब नेताओं को उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा अपमान था। और ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। यूरोप के सहयोगियों को भी नहीं बख्शा गया। नाटो, जो कि दशकों से पश्चिमी सुरक्षा की नींव रहा है, उसे कागज का शेर कह दिया। जर्मनी और तुर्की के नेताओं का भी सबके सामने अपमान किया गया। फिर धमकियों का दौर शुरू हुआ। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के अपहरण की बात हुई, ईरान पर लगातार दबाव और धमकियां दी गईं, और फिर अचानक से ये ऐलान कर दिया गया कि अगला नंबर क्यूबा का है। ये सब मिलकर दुनिया को एक अनिश्चित और खतरनाक जगह बना रहा था। अब इस सारी अराजकता के बीच एक पुरानी पॉलिटिकल थियरी फिर से चर्चा में आती है, जो शायद इस सब को समझने में हमारी मदद कर सकती है, मैडमैन थियरी। तो ये मैडमैन थियरी आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और आप जानबूझकर ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे आप थोड़े सनकी हैं, आप अप्रत्याशित हैं, आप तर्क से परे हैं। इसका असली मकसद अपने विरोधी को इतना डरा देना है कि वो आपकी मांगें मान लें, क्योंकि उसे डर लगने लगता है कि आप तो कुछ भी कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी के 3 मेन टारगेट होते हैं। सबसे पहला, डर पैदा करना, अपने दुश्मनों को हमेशा अंदाजा लगाने पर मजबूर करना कि अगला कदम क्या होगा। दूसरा, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल बने रहना, ताकि कोई भी चैन से न बैठ सके। और आखिर में बिना लड़े ही जीत हासिल कर लेना, क्योंकि आपका विरोधी आपसे इतना डर चुका है कि वो खुद ही पीछे हट जाता है। वैसे ये कोई नया आइडिया नहीं है। इसकी जड़ें कोल्ड वॉर के दौर तक जाती हैं। इसका सबसे फेमस उदाहरण है राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, जिन्होंने 1969 में वियतनाम युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल किया था। उन्होंने उत्तरी वियतनाम को ये यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि वो युद्ध जीतने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। यहाँ एक बहुत दिलचस्प अंतर है। निक्सन ने इस रणनीति का इस्तेमाल पर्दे के पीछे से छिपकर किया था, लेकिन ट्रंप वो इसे खुलेआम रैलियों में और सोशल मीडिया पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक तरह से मैडमैन थ्योरी का 21वीं सदी का वर्जन है, जो ईरान से लेकर वेनेजुएला और यहाँ तक कि अपने सहयोगियों पर भी लागू हो रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये रणनीति काम कर रही है? क्या ट्रंप का ये जुआ सफल हो रहा है? अगर हम ईरान का मामला देखें तो प्लान एकदम साफ था। एक ऐसे मजबूत नेता की इमेज बनाना जिसका कोई भरोसा नहीं, ताकि ईरान दबाव में आकर बातचीत की टेबल पर आ जाए। आइडिया ये था कि ट्रंप की इस अप्रत्याशिता से डरकर ईरान झुक जाएगा। ये एक बहुत ही हाई स्टेक गेम था, एक ऐसा दाव जो या तो बड़ी कामयाबी दिला सकता था या फिर बुरी तरह से फेल हो सकता था। तो क्या ये काम आया? सबूत तो यही बताते हैं कि ये रणनीति फेल हो गई। ग्रीनलैंड खरीदने की उनकी अजीब सी कोशिश का दुनिया भर में मजाक उड़ा और उन्हें पीछे हटना पड़ा। और ईरान के साथ जहां एक झटके में जीत की उम्मीद थी, वहां संघर्ष 30 दिनों से भी ज्यादा खिंच गया।
ये साफ हो रहा था कि डराने धमकाने की ये रणनीति काम नहीं कर रही थी। इस रणनीति का असर सिर्फ विदेशों में ही नहीं हुआ, घर पर भी, मतलब अमेरिका के अंदर भी इसकी बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा। 3100 ये उन रैलियों की संख्या है जो नो किंग्स आंदोलन के तहत पूरे देश में हुई। ये एक बहुत बड़े घरेलू असंतोष का विस्फोट था। आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। 3100 से ज्यादा रैलियां, 90 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे, और वो भी हर एक राज्य में। संदेश एकदम साफ और जोरदार था, अमेरिका को एक राजा नहीं, एक राष्ट्रपति चाहिए। और इसका असर सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि लोगों की जेब पर भी पड़ा। शेयर बाजार को $4.8 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। S&P 500 में 1.7% की गिरावट आई। और एक प्रतीकात्मक लेकिन बहुत शक्तिशाली कदम में 165 सालों में पहली बार अमेरिकी डॉलर पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर छापने का आदेश दिया गया, जो सत्ता के एक जगह इकट्ठा होने का एक और संकेत था। तो आखिर में हम सब कहाँ खड़े हैं? क्या ये एक बहुत ही जीनियस पॉलिटिकल चेस प्लेयर का कमाल है जो अपने विरोधियों को हमेशा एक कदम पीछे रखता है, या फिर ये एक खतरनाक जुआरी है जो पूरी दुनिया की स्थिरता के साथ खेल रहा है? अब ये तो केवल वक्त ही बताएगा कि ये मैडमैन थ्योरी एक मास्टर स्ट्रोक थी या फिर किसी बड़ी तबाही की रेसिपी।